हो रहा था बंसल साहब जिसका जिक्र कर रहे थे कि एयर डिफेंस सिस्टम किस कंट्री का कैसा होना चाहिए। ये भी जिक्र हो रहा था कि यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध था उसमें रूस का कहें या फिर यूक्रेन का कहें, जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो मजबूत होने से बहुत सारी कैजुअलिटी होने से बच गई। इस मिसाइल के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि इसके 3 टेस्ट हुए हैं और 4 अप्रैल को 4 चरणों में ये टेस्ट किए गए, जिसमें मिसाइल ने तेज गति वाले हवाई टारगेट को विभिन्न दूरी और ऊंचाइयों पर नष्ट कर दिया। राजन साहब, मुझे लगता है कि पौराणिक कालों में हमने महाभारत में और रामायण में देखा है कि एक तरफ से तीर चलता था, फिर दूसरी तरफ से तीर आता था और वो दोनों तीर आपस में मिल जाते थे और वो डिसॉल्व कर देता था। यानी कि उस समय भी हवा से हवा में मार करने वाले जो हथियार थे वो बहुत कारगर हैं और आज वर्तमान युग में भी वो उतने ही कारगर। टेक्नोलॉजी टाइम से बदलती है। आपने महाभारत का जिक्र किया जी। वो तीरों का जमाना था, आज मिसाइल्स का जमाना है, ड्रोन्स का जमाना है और हाई एनर्जी वेपन्स का जमाना है। आपने देखा कि हाई एनर्जी माइक्रोवेव वेपन सिस्टम आ चुके हैं और वो आप एक सिनेरियो में आपको पेंट करता हूं, आपका ईरान का ही मैं अपना सिनेरियो लेके जाता हूं कि 30 क्रूज मिसाइल्स, 120 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 120 ड्रोन एक ही टाइम पे लॉन्च होते हैं आपके देश पे। अब आप ये इसको रेप्लिकेट कर लीजिए कि भारत के ऊपर हमला होता है जी। और 30 क्रूज मिसाइल्स लॉन्च होते हैं भारत के ऊपर, 120 बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च होते हैं और 120 ड्रोन्स होते हैं। तो अब भारत के पास क्या सिस्टम है आज की डेट में कि अगर एक ऐसा अटैक भारत के ऊपर लॉन्च हो तो भारत उसको काउंटर कर सके। इसीलिए मैं ये बोलता हूं, जब हम MR-SAMs की बात करते हैं, आप एक चीज इस पर नोट कीजिए, 230 सेकेंड जब से ये लॉन्च होगा, 230 सेकंड के अंदर ये अपने 70 किलोमीटर के टारगेट को एक्वायर कर पाएगा। और आज 230 सेकंड में आपको क्या आपका रिएक्शन कैपेबिलिटी, आप इसको समझ सकते हैं कि ये कैपेबिलिटी आज भारत ने अपने लिए कायम करी है कि 230 सेकंड के अंदर अगर हमको, बिकॉज अर्ली वार्निंग आपको मिलेगा, आपके पास सैटेलाइट्स हैं, आपके पास रडार्स हैं, आपके पास अर्ली वार्निंग सिस्टम्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आप काम कर रहे हैं। आज आपके पास स्पेस से भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको साइबर से भी मिलेगी। तो 230 सेकंड के अंदर आप अपने टारगेट को एक्वायर कर पाएंगे और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी है। आज हमारे देश के साइंटिस्ट को मैं सलूट करना चाहता हूं, जिन लोगों ने इतनी साल की रिसर्च के बाद, देखिए ये चीज 1 2 3 साल में नहीं होती, ये प्रोजेक्ट काफी लंबा है, ये प्रोजेक्ट बहुत अरसे से चल रहा था। आज इसका कल्मिनेशन पॉइंट हम देख रहे हैं और आने वाले वक्त में इसको, जैसे आपने जिक्र किया, अभी जो फोकस हमारा होगा वो होगा हाई एनर्जी वेपन्स के ऊपर, माइक्रोवेव वेपन सिस्टम्स के ऊपर। क्योंकि अगर आपके ऊपर 1000 ड्रोन्स का अटैक आता है, 100 ड्रोन्स का अटैक आता है, तो आप इन मिसाइल से वो अटैक नहीं रोक पाएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा 50 या 100 ड्रोन्स को एड्रेस कर पाएंगे। तो द नीड ऑफ द आर इज टेक्नोलॉजी जो मांगती है वो है हाई एनर्जी डायरेक्ट वेपन्स, माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी, जो ऑलरेडी आज आ चुकी है और भारत में भी इसका काम हो रहा है। मैं इसका आपके प्रोग्राम में ज्यादा नहीं जिक्र करना चाहूंगा बिकॉज ये एक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, पर मैं आपको बता सकता हूं कि ये टेक्नोलॉजी जल्दी ही भारत के पास आएगी। और जो भारत के पास क्षमता, आज भारत को अपना एयर डिफेंस को मजबूत करने की जरूरत है। अब वो जमाना नहीं है 1971 की लड़ाई, उस टाइप की उसको लड़ाई उसको नहीं होने वाली है। आने वाले वक्त में हम देखेंगे बहुत ही आधुनिक वॉरफेयर आने वाला है, हाइब्रिड तरीके का वॉरफेयर होगा। कई तरीकों से इसको दुश्मन हमारे पे हमला करेगा। एक इसको साइबर अटैक भी आ सकता है लड़ाई से शुरू होने से पहले। तो हमको इन सारे क्षेत्रों में काम करना है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके का हमारे पास युवक हैं,
आज हमारे पास साइंटिस्ट हैं और जो इसको लगे हुए हैं इसरो में भी काम करने के लिए, हमको सफलता जल्दी ही मिले। जी बिल्कुल ठीक कहा राजन साहब के युद्ध के तरीके बदल गए हैं। साइबर अटैक हो सकता है, जैविक हथियारों से हमला हो सकता है, आसमान से हमला हो सकता है, पानी के जरिए, हवा के जरिए, कहीं से भी हो सकता है। लेकिन बहुत बेहतर तरीके से आपने समझाया कि अगर 30 क्रूज मिसाइल के जरिए 120 बैलिस्टिक और अगर 120 ड्रोन एक साथ हमला हो जाए तो अपने एयर डिफेंस सिस्टम को कैसे मजबूत करेंगे। ठीक ऐसे मजबूत करेंगे जैसे कि इस MRSM जैसे अगर अत्याधुनिक चीज़ें आपके पास हैं तो आप उससे अपनी रक्षा आत्मनिर्भरता के तौर पर कर सकते हैं। बंसल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बंसल साहब, तमाम सारी परिस्थितियों के बीच जो स्थिति बनी हुई है, पाकिस्तान बातें करता रहे लेकिन भारत का जो डिफेंस सिस्टम है, भारत की जो सेना है बहुत मजबूत है पाकिस्तान के। बांग्लादेश तो आपके आगे कहीं लगता नहीं है, संकेत भले ही वहाँ से कुछ भी आते रहें, लेकिन आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती चाइना है और चाइना आपके तमाम पड़ोसी मुल्कों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ संकेत दे रहा है, उनके साथ मिलकर भारत के खिलाफ खेल रहा है। भले ही वो फ्रंट में नहीं आ रहा हो, लेकिन चाहे वो नेपाल हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो या फिर तमाम जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके जरिए वो खेल रहा है। इसलिए आपको अपने आप को मजबूत करके रखना है। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने कहा। देखिए, इस बारे में मैं बार बार एक बात कहता हूँ, वो ये कहता हूँ कि अल्टीमेटली जो है वो डिफेंस बजट जो वो सब चीज़ों में काम आता है। अब आप देखिए, जो चाइना का बजट है डिफेंस का वो $300 बिलियन है और जैसे मैंने कहा हमारा करीब $80 बिलियन है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, ये जो एक पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो बाकी कंट्रीज हैं, हमारी जो एक डिप्लोमेटिक चीज़ है, वो डिप्लोमेटिक कंसर्न है, वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। लेकिन उसी हिसाब से हम तैयार भी हो रहे हैं। हमारे पास डिफेंसिव और ऑफेंसिव हर तरह के वेपन हैं और ये वेपन जो हैं चाइना को संदेश देंगे कि भारत बिल्कुल मजबूती से है। और डॉक्टर कलाम कहा करते थे, स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट स्ट्रेंथ। तो जब ये डिटरेंस होता है, जब दुश्मन को पता है कि आपके सामने वाला मजबूत है, तो वो करते हैं। जहाँ तक रहा डिफेंस सिस्टम का या डिफेंस अम्ब्रेला की बात, जो अमेरिका भी कह रहा है कि मिसाइल डिफेंस अम्ब्रेला बनाएं हम और उसको और दुरुस्त चुस्त करने की आवश्यकता है। आप देखिए, जो जैसे कंट्री हैं, जैसे इजराइल हुआ, इजराइल के पास में आयरन ड्रोन, आयरन लेजर बीम, पता नहीं क्या क्या तरह के उनके पास में जो है डिफेंस सिस्टम है, फिर भी उनके डिफेंस सिस्टम को भेज देते हैं रॉकेट हमास तक के। इसी प्रकार से अभी जो रशिया के पास में जो S-400, S-300 इस तरह के जो बहुत सारे सिस्टम हैं और वो दुनिया को सप्लाई भी करता है, उसके बावजूद भी उनकी जो अभी कैपेबिलिटी है, जो यूक्रेन फिर भी वहां पे वार कर रहा है, उनको घाव पहुंचा रहा है, उनके बहुत सारे सिटीज पर जो उनके जो डिफेंस सिस्टम फेल हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि दुनिया में एक डिटरेंट बना रहे और एक कंट्री एक दूसरे पर अटैक ना करे, यही अच्छा है। नहीं तो आज की तारीख में कोई फ्रंट पे वार नहीं लड़ी जा रही कि जमीन पर लड़ी जा रही है। वो इतना सभी कुछ बहुत वनरेबल है, कितना भी स्ट्रॉन्ग कंट्री हो, कितना ही पावरफुल हो, कितनी हाई टेक्नोलॉजी हो, ये जो इस समय जो लड़ाई हो रही है उसने ये दिखा दिया है कि कोई भी कंट्री जो वो सेफ नहीं है एज फार एज द डिफेंस इज कंसर्न। ये किसी हद तक रोक सकता है, लेकिन कंप्लीट एब्सोल्यूट सेफ्टी नहीं हो सकती। जो जिसके उदाहरण मैंने आपको दिए हैं अभी, जो है जैसे जैसे ईरान ने भी अटैक, कुछ मिसाइल छोड़ी थी अक्टूबर के महीने में इसराइल के ऊपर, तब भी कुछ उनके ऊपर गिरी थी। इसी प्रकार से इसराइल ने भी जब अटैक किया था उसका ईरान के ऊपर, उनके पास S-300, S-400 थे, उन सिस्टम भी फेल हो गए थे। तो ये सब कुछ देखते हुए ये जो अपनी स्थिति मजबूत करना बहुत आवश्यक है। मैसेज जाना चाहिए अपने जो एडवर्सरीज हैं कि वो कोई किसी से कम नहीं है, सबको नुकसान होगा। तो इस तरह से किसी की हिमाकत ना हो एक कंट्री से दूसरे कंट्री पर अटैक करने की। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे जेके बंसल साहब का, शुक्रिया हम करेंगे राजन कोचर साहब का, विस्तार से जानकारी दे रहे थे भारत के डिफेंस सिस्टम को लेकर, एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर और भारत की